whose guns sound the death knell of the Delhi Sultanate, laid the foundations of the Mughal Empire in India till the exile of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar, who is also the leader of the revolt of 1857. Today in this class we will discuss about the first Mughal emperor Babur and the beginning of the Mughal Empire in India. लगभग 200 प्लस सालों तक मुगल एम्पायर इंडिया पर काबिज रहा, तब तक रहा जब तक कि बहादुर शाह जफर को अज्ञातवास के लिए न भेजा गया। आज की हमारी जो क्लास है वो मुगल एम्पायर के फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर के ऊपर रहेगी। आज हम ये जानेंगे कुछ यूपीएससी के 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मुगल एम्पायर के ऊपर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ बाबर पे पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। और तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मुगल एम्पायर पर और मुगल एम्परर बाबर पर डिपेंड करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। Who were the Mughals? Mughals कौन थे? Mughals belongs to the branch of the Turks called Chagatai race, which is named after the second son of Genghis Khan, who is Mongol. इसको जूम करना। Who is Mongol? जो मंगोल है, मंगोल से निकला मुगल, मुगल से निकले मुगल्स। क्लियर है? तो मंगोल से हमारे मुगल्स आए। हमारा जो पहला जो रूलर है, एम्परर है, उसका नाम है बाबर, जो 1526 से 1530 पर क्या करेगा, आकर मुगल एम्पायर की शुरुआत करेगा। दरअसल मुगल एम्पायर मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है। हमारी जो हिस्ट्री का पोर्शन है मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है मुगल एम्पायर। तो उस समय की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? जो सोसाइटी थी वो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी थी, डिवाइडेड थी फ्यूडल बेसिस पर। फ्यूडल क्या होता है? सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है कि उस टाइम पर क्या होता था, जो पूरी की पूरी जमीन है उस पर राजा का राइट हुआ करता था। अब राजा के लिए, उस पर्सन के लिए ये मुश्किल था कि पूरी की पूरी व्यवस्था संभाले उस जमीन पर। तो राजा क्या करता था, अपनी जमीन किसको दे देता था? अपनी जमीन उन लोगों को, कुछ लोगों को दे देता था, और वो लोग बदले में राजा को टैक्स देते थे, चाहे वो एग्रीकल्चरल टैक्स हो, चाहे वो मॉनेटरी टैक्स हो। तो फ्यूडल सिस्टम पर हमारी सोसाइटी उस समय डिपेंड थी, और जमीन जो थी वो फ्यूडल बेसिस पर दे दी जाती थी एक ऐसे इंसान को जिसको फ्यूडल लॉर्ड कहा गया। और वो फ्यूडल लॉर्ड और ओवरलॉर्ड के बीच में क्या था? रिलेशन था, वेसल सिस्टम का रिलेशन था। मतलब क्या होता था, किंग अपनी जमीन नोबल को दे देता था, नोबल उस जमीन से जो उस जमीन पर काम करता था और उस जमीन से जो टैक्स निकलता था, वो जो जमीन से जो निकलता था वो टैक्स के रूप में किंग को दे देता था। तो इस तरह से फ्यूडल बेसिस पर हमारी सोसाइटी डिवाइड थी। ये तो सोसाइटी थी उस समय। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उस समय सोसाइटी कैसी थी, तो फ्यूडल बेसिस पे थी। फ्यूडल बेसिस मैंने आपको बता दिया कि जमीन दे दी जाती थी राजा द्वारा। नोबल जो उसके राजा के जो दरबार में जो नोबल लोग थे उनको नोबलिटी क्लास को दी जाती थी। नोबलिटी क्लास उस पर काम करवाती, जो भी करवाती थी। बदले में राजा क्या करता था, उनसे टैक्स लेता था, चाहे वो एग्रीकल्चरल टैक्स हो, चाहे वो मॉनेटरी टैक्स हो। मेडिवल जो हमारी हिस्ट्री है उसमें सोसाइटी में जो एक राजा होता था वो क्या करता था, जब किसी पर अटैक करता था, उस राजा को हराता था, तो बदले में उस राजा को दोबारा उस जमीन पर काबिज कर देता था, इस शर्त पे कि वो सब्जुगेशन करेगा किंग के साथ। मतलब एक राजा को उसकी जमीन पर हराना, फिर बदले में उस राजा को उसकी जमीन पर काबिज रखना, पर बदले में उससे उस जमीन पर से टैक्स लेना, चाहे वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में हो, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो। तो ये फ्यूडल सोसाइटी उस समय सोसाइटी फ्यूडल
सिस्टम पर डिवाइड थी। तो ये सोसाइटी थी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर की, जिसका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 के आसपास है। मैंने बता दिया मुगल कौन थे। बाबर जो है, इसके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसकी मदर का नाम निगार खानम था। उमर शेख फादर की तरफ से ये किसके डिसेंडेंट थे? बाबर किसका डिसेंडेंट था? तैमूर का डिसेंडेंट था। तैमूर का डिसेंडेंट था। तैमूर को तैमूर लंग भी कहते थे, क्योंकि तैमूर लंग इसलिए कहते थे, कहा जाता था कि एक टांग से लंगड़ा था और इसने 14वीं सेंचुरी पर दिल्ली पर अटैक किया था और दिल्ली को लूट के चला गया था। यही कारण था कि बाबर दिल्ली पर अपना दावा ठोकेगा, क्योंकि उसको लगता था कि उसके जो एंसेस्टर हैं उनका वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो हरा कर गए थे, लूटपाट मचाकर गए थे। तो अब उसका ये हक बनता है कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तैमूर का वंशज था। तैमूर का फैमिली ट्री मैं डिस्कस कर दूं। तैमूर के बाद मीरान शाह आया। मीरान शाह के बाद मोहम्मद मिर्जा आया। मोहम्मद मिर्जा के बाद अबू सईद मिर्जा आया। अबू सईद मिर्जा के बाद उमर शेख मिर्जा आया। उमर शेख मिर्जा के बाद बाबर आया। तो बाबर फादर की तरफ से तैमूर का डिसेंडेंट था और मदर का नाम निगार खानम था, जो किसकी डिसेंडेंट थी? वो गेंगिस खान, चंगेज खान की डिसेंडेंट थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर 11 साल की उम्र में अपने फादर उमर शेख मिर्जा को सक्सीड करते हुए फेरेंगना की गद्दी पर बैठेगा, सेंट्रल एशिया की गद्दी पर बैठेगा। पर जो बाबर है, बाबर की जो ये इच्छा है वहां सेंट्रल एशिया की गद्दी पर बैठने की, वो नस्ते नाबूद कर दी जाएगी जब इन्फ्लुएंशियल उज़्बेक्स उसको खदेड़ देंगे और बाबर निकलकर काबुल की तरफ चला जाएगा और काबुल की गद्दी पर 1504 में जाकर बैठ जाएगा। तो बाबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही हिंदुस्तान में आया, उसने ही जंग की और उसी से ही मुगल एम्पायर की शुरुआत इंडिया में हुई। ये इंट्रोडक्शन था, मैंने बता दिया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फेरेंगना उज़्बेकिस्तान में हुआ था। इनके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा, मैंने आपको बता दिया, और इसके फादर की तरफ से ये तैमूर का डिसेंडेंट था और तैमूर की मैंने आपको फैमिली ट्री भी समझा दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप इसके नोट्स बना सकते हो। जब बाबर को लगा कि वो दिल्ली पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि तैमूर 14वीं सेंचुरी में दिल्ली पर आया था और अटैक करके लूटपाट मचाकर चला गया था, ये इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो दिल्ली में आना चाहता था। प्लस दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि इंडिया में उस समय दिल्ली की तरफ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1517 में सिकंदर लोधी के मरने के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठेगा। वो अफगान रूलर, अफगान है, और जब वो गद्दी पर बैठेगा तो उसके जो साथी हैं, जो अफगान नोबल्स हैं, उनको इब्राहिम लोदी पसंद नहीं आएगा। और यही कारण है कि दौलत खान लोदी बाबर को इनविटेशन भेजेगा काबुल में और बोलेगा कि इंडिया पर अटैक करो। दूसरा नाम है जो इनविटेशन भेजेगा वो है अपना आलम खान लोदी, वो भी इनविटेशन भेजेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम था राजपूत किंग राणा संग्राम सिंह, जिसको आप राणा सांगा भी कहते हैं, वो भी बाबर को इनविटेशन भेजेगा। मतलब इन तीनों से बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशन कर दी गई थी बाबर के लिए। राणा संग्राम सिंह की तरफ से 2 मिसकैलकुलेशन हो गई थी। पहली सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन उसकी ये थी कि उसको ये लगता था कि जब बाबर इंडिया पर अटैक करेगा तो इब्राहिम लोदी के साथ उसकी जंग बड़ी देर तक चलेगी और इसी का फायदा उठाकर वो दिल्ली की सीट पर कब्जा कर लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि उसको लगता था कि अगर बाबर जीत गया तो बाबर अपने एंसेस्टर तैमूर की तरह लूट पाट मचाकर चला जाएगा, क्योंकि तैमूर भी 14वीं सेंचुरी में इंडिया में लूट मचाकर चला गया था, वहां पर राज नहीं किया था। तो ये दूसरी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी और यही कारण है कि राणा संग्राम सिंह को भी खदेड़ा जाएगा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहला कारण, दूसरा कारण उसके बाबर के एंसेस्टर तैमूर ने दिल्ली को लूटा था। ये 2 कारण थे कि जब बाबर को लगा कि इंडिया में वो आक्रमण कर सकता है। दरअसल बाबर को किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इंडिया में उस समय थी उसने बाबर को इंडिया की तरफ खींचा। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किन तीनों लोगों ने, सबसे पहले मैंने आपको बताया दौलत खान लोदी, ये नाम आपने याद रखना है, दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी जो इनविटेशन भेजता है। उसके बाद आलम खान लोदी, ये भी इनविटेशन भेजता है। तीसरा राणा संग्राम सिंह,
ये भी इनविटेशन भेजता है। और एक और था महमूद लोदी, इसके बारे में भी बात करेंगे, ये भी गद्दी पर बैठना चाहता था, ये ब्रदर था इब्राहिम लोदी का। अब जब बाबर की जो फेमस एक्सपीडिशन है इंडिया में, वो मैं आपको बता दूं, पहली एक्सपीडिशन इंडिया की, याद रखना पानीपत पहली एक्सपीडिशन नहीं थी, पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो बिगनिंग हुई थी मुगल एम्पायर की। जो पहला एक्सपीडिशन बाबर का था वो 1519 में भीरा, BHIRA, जूम करना, भीरा एक जगह है जहां पर उसने अटैक किया था। फिर 1520 में सियालकोट में बाबर ने अटैक किया, फिर 1524 में लाहौर में अटैक किया, और वो जो आगे जो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ इसका सामना होता है 1526। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो एग्जाम में पूछते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और किस किस के बीच में हुई थी? याद रखना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इब्राहिम लोदी को हराया जाएगा। उसके बाद एक कहानी ऐसी भी है कि राणा संग्राम सिंह ने कहा था बाबर को कि जब इब्राहिम लोदी के साथ आपकी लड़ाई होगी तो मैं आपका साथ दूंगा, पर जंग में राणा संग्राम सिंह बाबर को कहीं नहीं दिखा। यही कारण है बाबर गुस्सा है राणा संग्राम सिंह से, और दूसरी तरफ राणा संग्राम सिंह षड्यंत्र रच रहा है कि किस तरह से बाबर को खदेड़ा जाए। यही कारण है 1527 में बाबर और राणा सांगा संग्राम सिंह के बीच में लड़ाई होगी और राणा सांगा को हराया जाएगा। ये जंग बैटल ऑफ खानवा के नाम से भी जानी जाती है, जो किसके बीच में हुई थी? राणा सांगा और बाबर के बीच में। कहा यह जाता है कि राणा सांगा के खिलाफ इस जंग को बाबर ने जिहाद का नाम दिया था, और इसी जंग में राणा संग्राम सिंह को हराकर बाबर ने अपने आप को काजी का टाइटल भी दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई मेदनी राय के। मेदनी राय कहां से स्टोरी में आ गया कि राणा सांगा हारने के बाद मेदनी राय के पास शरण लेता है और कुछ षड्यंत्र करते हैं। यही कारण है बाबर अब आएगा और 1528 में मेदनी राय को भी हराएगा। और फिर बाबर की लास्ट लड़ाई 1529 में होती है महमूद लोदी के साथ, जो इब्राहिम लोदी का ब्रदर है, उसको भी हराया जाएगा। और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ गागरा, GHAGRA। तो बाबर की फेमस एक्सपीडिशन कब हुई? 1518 और 1519 में भीरा, 1520 में सियालकोट में, 1524 में लाहौर में, 1526 में पानीपत में, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 घाघरा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी जंग बाबर जीतता है। और बाबर क्यों जीतता है? याद रखना, बाबर के दो वॉरियर्स होते हैं, उस्ताद अली, एक फेमस वॉरियर है उसका, दो फेमस वॉरियर्स हैं उसके, मुस्तफा और उस्ताद अली। इन वॉरियर्स के दम पर बाबर लड़ाइयां लड़ता है और जीतता है। और बाबर, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि बाबर इतनी लड़ाइयां क्यों जीतता है? क्योंकि वो ओटोमन टेक्निक, तुगलकी टेक्निक की वजह से जीतता है। लड़ाई में वो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो इब्राहिम लोदी के परखच्चे उड़ा देती है। तो वो ओटोमन टेक्निक आपको याद रखनी है। प्लस जो बाबर की कैवेलरी है, कैवेलरी राइफल्स जो हैं, उसमें गन पाउडर का इस्तेमाल करता है बाबर, और बाबर तबाह कर देता है इब्राहिम लोदी की सेना को। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। एक बात और याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाबर इतनी जंगें क्यों जीत रहा है, क्या फर्स्ट टाइम बाबर ने गन पाउडर, क्या फर्स्ट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का यूज हुआ था उस समय? तो पहली दफा गन पाउडर का यूज नहीं हो रहा है, इससे पहले भी गन पाउडर का यूज हो चुका है। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत जब दिल्ली की गद्दी पर काबिज है तो उस समय भी गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पहली दफा नहीं है कि गन पाउडर यूज हुआ, इस बात का भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाया जाता है, आराम बाग जगह है वहां आगरा में दफनाया जाता है। प्लस फिर उसके बाद उसका डबल ब्यूरियल हुआ है। डबल ब्यूरियल मतलब बाबर ने अपनी किताब में लिखा था कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो काबुल उसको आगरा से ब्यूरियल से निकालते हैं और उसको फिर काबुल में दफना देते हैं। तो डबल ब्यूरियल हुआ है इस मुगल एम्परर का, बाबर का, ये भी याद रखना है आपको। प्लस एक और चीज याद रखनी है, इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी हुई है
जिसका ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने अपनी लिखी हुई है, जिसको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तुजुक ए बाबरी को बाबर नामा भी कहते हैं, जो लोग ईयरफोन्स लगाकर नोट्स बना सकते हैं, बाबर नामा भी कहते हैं। बाबरनामा तर्किक लैंग्वेज में लिखी होती है। अब्दुल रहीम, इसको फिर जो अब्दुल रहीम है जो आगे चलकर अकबर के दरबार में होंगे, वो इस तर्किक बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बाबर के लिए हैं, जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2015 में यूपीएससी में, इस पे ध्यान रखना, इसको जूम करना। With reference to the Indian history, which of the following are the essential element of the feudal system? तो feudal system मैंने आपको बता दिया। feudalism क्या होता है मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, हिंदी में इसको सामंतवाद कहते हैं। तो यहां पर बताया हुआ है कि कौन सा ठीक है, आपको चुनना है। पहला है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। दूसरा, इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड। तीसरा, क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए 1 और 2 पहले दो ठीक है, बी 2 और 3 ठीक है, सी या ओनली 3 ठीक है, या डी तीनों 1, 2 और 3 ठीक है। तो आपको इसका जवाब देना है कि फ्यूडल सिस्टम क्या है। मैंने आपको बता दिया, राजा पूरी जमीन का मालिकाना हक उसके पास होता है, बट उसके लिए वो पॉसिबल नहीं कि वो पूरे इलाके पर अपनी राज करे, तो वो अपने दरबार के नोबिलिटी जो लोग हैं उनको जमीन दे देता है। बदले में नोबल्स क्या करते हैं, उस जमीन का टैक्स देते हैं लॉर्ड को। प्लस कभी कभार जो राजा होता है कुछ इलाके जीतता है, उस इलाके में जब वो किसी किंग को हराता है तो उसी किंग को दोबारा उस पर काबिज कर देता है, इस शर्त पे कि वो किंग उसका सब्जुगेशन हो जाएगा, वो किंग उस जमीन पर टैक्स देगा राजा को। तो क्या है, पहला जो ऑप्शन है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये वाला ऑप्शन गलत है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती है फ्यूडल सिस्टम में। जब भी फ्यूडल सिस्टम होता है तो याद रखना डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। और जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो पावर्स किंग के पास नहीं, नीचे पावर्स आना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो जमीन के कंट्रोल और पोजेशन पे डिपेंड है। जी हाँ, ये ठीक होगा फ्यूडल सिस्टम में। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। कैसे होगा, लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप क्या होता है मैं बताता हूं, और फ्यूडल लॉर्ड क्या होता है। जब भी राजा द्वारा किसी नोबल को जमीन दे दी जाएगी और जो जमीन जिसको मिलेगी वो बन जाएगा उस जमीन का फ्यूडल लॉर्ड। और ओवरलॉर्ड क्या होगा, ओवरलॉर्ड जो राजा होगा उसको ओवरलॉर्ड बोलेंगे। तो फ्यूडल लॉर्ड और ओवरलॉर्ड के बीच में लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप होगा। कैसे होगा कि जो फ्यूडल लॉर्ड है वो उस जमीन को यूज करने का टैक्स किसको देगा, अपने ओवरलॉर्ड को देगा, तो उनका लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बन जाएगा। तो ये जो आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी ओनली 2 और 3। दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, ये बाबर के ऊपर है। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड, जब बाबर का आगमन हुआ हिंदुस्तान में तो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, गलत। मैंने आपको कहा था बाबर से पहले भी इंट्रोडक्शन था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन, ये कल्चर का क्वेश्चन है, तो आर्क एंड डोम दिल्ली सल्तनत में पहले से शुरुआत हो गई थी। तीसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरुद डायनेस्टी इन द रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक है, तिमुरुद डायनेस्टी। तो बाबर किसका वंशज था, तैमूर का, तो तिमुरुद डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 3। तो ये हमारा बाबर का टॉपिक था। कल हम आगे हुमायूं और शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।